All right, hi everyone. Good morning. Hi Chitrak, hi Pranav. Good morning, Joe. Good morning, Riya. All right, कितने स्टूडेंट्स आ गए? अरे अराउंड 50-60 हैं. सुबह सुबह लेट आने लगे हैं स्टूडेंट्स. एक आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ. हाँ. All right. ठीक है. लास्ट क्लास में अपने जहाँ तक पढ़ लिया था वहां तक का होमवर्क वगैरह सब आपका डन है, सॉर्टेड है. आई होप बैकलॉग्स नहीं है आप लोगों के. हाउ आर थिंग्स हैपनिंग इन मैथ्स एंड फिजिक्स? रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड कर पा रहे हैं, रेगुलरली होमवर्क कर पा रहे हैं सब? See, it is very important. अच्छा एक मिनट दो मुझे. Let me just wear this. मतलब अभी क्या है, अभी आप ये मान के चलो दैट आपका वर्कलोड इज क्वाइट रिलैक्स्ड. ठीक है. लाइक डू यू थिंक कि अभी आपका वर्कलोड ज्यादा है? आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड? अगर ऐसा आपको लग रहा है देन यू नीड टू बकल अप. थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है आपको. बिकॉज ऑनेस्टली right now things are pretty smooth, in the sense the speed at which chapters are being done, the speed at which assignment or workload is given to you, that is on the lower side. अभी ये धीरे धीरे आगे ऊपर ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा. राइट. सो मतलब आई डोंट थिंक that is the correct perspective. If you guys have, like, if I quickly like discuss with you, आप लोगों का हफ्ते में कितना दिन क्लास हो रहा है? So 4 days approximately. 4 days. 4 days a week. And one of those days is actually a doubt discussion only, correct? Correct. Yes. All right. So basically 3 lectures आपके per subject हो रहे हैं, right, in a week. And accordingly आपको homework मिल रहा है उसका. Now जो homework आपको मिलता है, I don't think that homework is more than couple of hours का homework. राइट. जैसे टिपिकल डे आपका कैसे निकल रहा है? फॉर एग्जांपल लेट्स से आज आपके लेक्चर्स हैं, तो सुबह से आपके लेक्चर्स शुरू हुए. ठीक है. आई होप यू वेक अप ऑन टाइम, नॉट टू अर्ली, नॉट टू लेट. एंड देन अभी 8 बजे से आपके यू कैन से 1:30 तक तो लेक्चर्स ही होंगे. एंड उसके बाद में लेट्स पुट सम बफर टाइम फॉर यू टू हैव लंच, रिलैक्स. ठीक है. तो कितना ब्रेक लेते हो? 4 बजे तक? Yes, sir. ठीक है. अब 4 बजे के बाद में रात को आई एम श्योर 10 बजे के पहले तो नहीं सो रहे होगे. Yes, sir. तो यू हैव 6 hours ऑन दैट डे इटसेल्फ. जिस दिन आप 6 hours क्या बोल रहा हूँ, इनफैक्ट 4 बजे बोला ना मैंने. हाँ, 6 घंटे हो गए. 6 hours ऑन दैट डे इटसेल्फ जब क्लासेस है आपकी. ठीक है. तो अब उस 6 hours में, ठीक है, लेट मी सब्ट्रैक्ट 2 more hours.
for all the other intermittent activities that you have to do. At least 4 घंटे और हैं, minimum कह रहा हूँ, एकदम minimum count कर रहा हूँ. Those who want to stretch a bit, like instead of sleeping at 10, if they are sleeping at 11, then 1 more hour gets added, but minimum 4 घंटे तो हैं ही सही आपके पास में, right? And then उसके बाद में the entire next day is also there. ठीक है, नेक्स्ट डे में भी आई कैन अज्यूम कि पूरे पूरे दिन में आप एटलीस्ट 8 घंटे 9 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे जिस दिन क्लासेस नहीं है. ठीक है, ब्रेक्स ले लेके पढ़ रहे होगे, बट ओवरऑल कैलकुलेशन कर रहा हूँ. सो बिटवीन 2 क्लासेस यू हैव मिनिमम 10 to 12 hours, राइट? एंड यू नीड दैट टाइम फॉर पर सब्जेक्ट. अगर मैं करके देखूँ तो 4 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, राइट? एंड 4 घंटे का अगर आपका गैप है बिटवीन 2 केमिस्ट्री लेक्चर्स एंड उसमें आपको नोट्स का रिकैप करना है और होमवर्क करना है, देन आई थिंक दैट इज अ प्रीटी रिलैक्स्ड टाइम दैट हैज बीन गिवन टू यू. ठीक है, अगर आपको वो ज़्यादा लग रहा है तो या तो फिर like we are not on the same page, because then you are prioritizing some other things over your academics. then आपको ऐसा लग रहा है that you know मुझे तो ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, मुझे तो इस चीज़ की प्रायोरिटी, उस चीज़ की. आई एम जस्ट गिविंग academics as your number 1 priority, राइट? एंड उसके अलावा बाकी टाइम जो है वो सब आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरी करने में जाएगा. सोना रहेगा, खाना रहेगा, जाना रहेगा, लाइक. ठीक है, सो बाय दैट एस्टिमेट आई थिंक क्या, इनफैक्ट आई वुड से दैट आप लोगों के ऊपर अभी ज़्यादा लोड नहीं है. ठीक है, हाँ, अगर आप अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करना लग जाते हो, इवन इन होमवर्क ओनली, ठीक है, नॉन अकेडमिक चीज़ों में तो टाइम वेस्ट होगा ही सही, मैं अकेडमिक चीज़ों में भी कह रहा हूँ. जैसे होमवर्क में भी आपको कुछ टास्क दिया गया है, तो पुट योर सेल्फ इन अ टाइम्ड सिचुएशन. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको FBS के सवाल करने के लिए दिए और फिर उसमें आप किसी एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन में अटक गए, तो 10 मिनट 15 मिनट से एक ही क्वेश्चन का वो मैथ्स करे जा रहे हो, कैलकुलेशन करे जा रहे हो. नहीं ना, मतलब देन यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम, द प्रेशियस टाइम दैट यू हैव एट योर हैंड, राइट? यू मस्ट अंडरस्टैंड that you have to do the homework in a broad time manner. ठीक है, एंड उसमें यू कांट डेडिकेट, मतलब आप पर क्वेश्चन बेसिस पे आप समझ लो रफली कितना टाइम लगना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यू डू दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू कंप्लीट द टास्क एट हैंड. फिर जो डाउट रह गया उसको आप सेकेंड राउंड में एक बार देख सकते हो कि हाँ यार, इसमें लाइक समझ में नहीं आया था, शुड आई लुक डू और डू दिस और डू दैट. ठीक है, जब तक आप अपने ऊपर टाइम का यू नो एक होवरहैंग नहीं रखोगे, तब तक आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा. यू नीड टू सेट दैट टारगेट इन माइंड, मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है, ख़त्म करना है. एंड विद दैट माइंडसेट, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों को डीप्रायोरिटाइज कर दोगे, एंड यू विल बी एबल टू यूज योर टाइम जुडिशियसली. अगर आप वो टारगेट दिमाग में बना के नहीं चलोगे ना कि मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, तो फिर मर्फीज लॉ, like there are many versions of it. The version which will be applicable on you is that time expands to occupy the work you have. तो जो काम होमवर्क का 1 घंटे में हो सकता था, वो आप 2 घंटे 3 घंटे लेते रहोगे. क्यों? 4 क्वेश्चन करे, फिर किसी एक क्वेश्चन में अटक गए, कैलकुलेशन करने में लग गए, फिर बोर हो गए, फिर कुछ मोबाइल में देख लिया, फिर किसी से कहीं कुछ बात कर लिया, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए. सो इस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी कम कर रहे हो. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? Are you able to relate to that? Because a lot of you are actually doing that. I know that personally. So make sure कि टारगेट सेट करके काम करना खत्म कर रहा हूँ. होमवर्क मिला है केमिस्ट्री का, ठीक है, तो लेट्स से 2 सेशंस में मेरे को कंप्लीट करना है. तो आई डिसाइडेड कि हाँ, अभी 1 घंटा बैठ के देखेंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे उतने का टारगेट सेट करेंगे, उतने ट्राई करेंगे, फिर 1 घंटा करेंगे. तो जब आपको कंप्लीट, एंड
कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मतलब जैसे सर ने 20 क्वेश्चन दिए थे एंड मैंने 20 के 20 अटेम्प्ट कर लिए, भले आए मुझे 15 ही, 5 में डाउट रह गया, नहीं हो पाए, but that completeness wali feeling will be there. You will be up to date, you will not have backlogs, you will be ready for the discussion that we are going to have, and then you will sort out that discussion and then आगे बढ़ जाओगे. ठीक है, ऐसा नहीं करना कि 20 क्वेश्चन दिए फिर 10 क्वेश्चन करने में आप लाइक अटक गए, फिर उसके बाद आपने गिव अप मार दिया कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे, फिर देन द डेडलाइन पास्ड एंड देन यू आर लाइक कि अरे अब क्या करेंगे यार, अब तो ठीक है बाद में देख लेंगे, तो फिर वो बैकलॉग इकट्ठे होने शुरू हो गए. ठीक है, सो हैबिचुअल चेंजेस लाने की जरूरत है आप लोगों को. ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली अ सिग्निफिकेंट चेंज ओवर हाउ यू यूज्ड टू स्टडी इन 10th क्लास. ठीक है, 10th क्लास में आपका काम अच्छे से चल जाता था, वैसे आपके बोर्ड के एग्जाम्स नहीं हुए, बट इवन इफ बोर्ड के एग्जाम्स होते, ठीक है, द वे इन विच 10th क्लास का सिलेबस इज, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी दैट इज देयर, लाइक ऐसा नहीं होता था कि साल के 12 महीने पढ़ते थे. ठीक है, इनफैक्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ द ईयर यूज्ड टू गो इन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिक्स. ठीक है, स्पेशली बॉम्बे के बच्चों में तो ये ज़्यादा रहता है, लाइक द स्कूल्स एंड the ecosystem is such that a lot of extra currics also happen in and around you. फिर जब बोर्ड आता था ना तो ऐसे लास्ट के 6 महीने 4 महीने उस टाइम पे फिर सब जान लगाना शुरू कर देते हैं. वो चीज़ मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जेई में नहीं चलती है. जेई एडवांस की तैयारी अगर आप कर रहे हो, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ मैराथन, यू हैव टू एड एफर्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप सोचो लास्ट में स्प्रिंट मार लेंगे, ठीक है, तो वो जो आपके स्टेलर परफॉर्मेंसेस थे 90-95% वाले 9th 10th के, वो सब ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, वो कहीं भी कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे. ठीक है, तो टाइम से सुबह उठा करो, मेंटेन योर सेल्फ इन अ रूटीन एंड मेक श्योर दैट आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो. ठीक है, और इस सब का रियलाइजेशन करने के लिए मैंने आपको आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट हैबिट भी बताई थी. एवरी डे बिफोर स्लीपिंग यू शुड इंट्रोस्पेक्ट, spend 5 minutes 10 minutes on how the day went. What is it that you were supposed to do? Were you able to do it? Were you able to not do it? What is it that made you not do it? Right? You spend that time dedicatedly. 5-10 मिनट इंट्रोस्पेक्ट करो एंड नेक्स्ट डे के टारगेट्स डिसाइड करो क्या करना है. ठीक है, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग मच बेटर, मच इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, ऑलराइट. चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स डिस्कस the next subtopic, that is de Broglie's hypothesis. Now, as a quick recap of what all we have done in the atomic structure chapter, so after talking about you know those initial experiments and initial models of atom, our main chapter, I would say, important subtopic started with the quantum theory of light. Using that, we explained the photoelectric effect and the atomic spectrum along with Bohr's model and its details. Now इस टाइम तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में काफ़ी एडवांसमेंट हो गए थे, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया था. लाइक द साइंटिफिक कम्युनिटी वाज quite happy about the achievements that they had from Bohr's model, although it had its own drawbacks. Okay, but it was a good model, at least explaining hydrogen atom and a very very intricate property of an atom, that is its spectrum. Based on that, multi-electron atoms and their spectrum was also tried to understand. Okay, tried to be understood, but Bohr's model could not help with that. Bohr's model had its problems when it came to multi-electron system. So
certain modifications started to happen in the Bohr's model of atom. One of the most famous or highlighted modification that was there in Bohr's model was Bohr's Sommerfeld model, in which instead of circular orbits, there was a opinion change that there are elliptical orbits, and then उन elliptical orbits का मैथमेटिक्स वर्कआउट करा गया एंड उससे कुछ और चीज़ें समझे जाने लगी. However, that model, ठीक है, in which there are these elliptical orbits, वो हमारे सिलेबस का कुछ खास ऐसे पार्ट है नहीं. हम लोग उस डिटेल डिस्कशन में जाते नहीं है बोर्ड सोमरफील्ड मॉडल के. एंड द रीजंस आर टू फोल्ड. One is that after Bohr's model, there are two important discoveries that happened, which completely changed the way in which we understood atom. ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एंड एक और मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये दो ऐसे रिजल्ट्स या डिस्कवरीज हुए दैट बोर्स मॉडल और उसके अराउंड की अंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी चेंज हो गई. A different branch of structure of atom, a different way of thinking about the structure of atom emerged. That was the first reason कि Bohr's model को फिर इतना improvise करने की कोशिश नहीं करी गई. And the second is also the fact that जो improvisations थे भी सही Bohr's model के जो modifications लाए गए, उसके लिए आपको और detailed knowledge of physics and maths चाहिए होगा. ठीक है, जैसे आपको सर्कुलर मोशन ही एक बार के लिए नहीं समझ में आता है अभी, एलिप्स के अंदर मोशन कैसा होगा, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स क्या होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अभी आते ही नहीं है. तो इसलिए द लिटरेचर, द सिलेबस डजंट गो इनटू ऑल दोज डिटेल्स राइट अवे. ठीक है, रादर इट गोज इनटू दिस पाथ व्हिच इज towards the quantum mechanical model, towards the newer model which was based on these newer discoveries. ठीक है, तो इन न्यूअर डिस्कवरीज को एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग आज डिस्कस करना शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. नाउ if you look at the statements of de Broglie's hypothesis, you will find yourself with a lot of discomfort, and it is absolutely fine. धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम देना, it will start to sink in. So look at the first statement under this topic. Similar to dual nature of light, moving objects possess both particle nature as well as wave nature. Now what does this statement mean? थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना. लाइट का डुअल नेचर कहां पर एस्टैब्लिश करा था हमने? You remember where did we talk about the dual nature of light in our in this chapter? So quantum theory of light. How did we establish that dual nature of light? Slit experiment. We did experiments, and in those experiments what we found was that light was showing certain properties which were sometimes only explained by wave nature. For example, the double slit experiment, or some experiments in which the properties were only explained by the particle nature. For example, the photoelectric effect. Right? क्योंकि ऐसा नहीं है लाइट किसी ने देखा नहीं है. लाइक ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फोटोन दिखता है, साइंटिस्ट को फोटोन दिखता है कि ये फोटोन है, ऐसा दिख गया कि ये पार्टिकल है. ठीक है, या फिर अगर वेव है तो जो फोटोन है वो ऐसे वेव करके जा रहा है. ठीक है, ये सब एक बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग दिमाग में स्टूडेंट्स डेवलप करने लग जाते हैं.
ठीक है, व्हेन आई से डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, ऑनेस्टली मुझे बताना, व्हेन आई से डुअल नेचर ऑफ लाइट, डज दिस विजुअलाइजेशन कम टू योर माइंड कि एक लाइट का पार्टिकल है और वो ऐसे वेवी मैनर में जा रहा होगा, इसलिए उसको डुअल नेचर बोल रहे हैं? डू यू हैव दैट थॉट प्रोसेस? ऐसा विजुअलाइजेशन आता है दिमाग में व्हेन आई यूज दीज वर्ड्स? Yes, sir. When you were teaching quantum theory starting में तब. हाँ, सो अब ध्यान से सुनना और समझना, that isn't a visualization, that isn't a correct visualization. Like ऐसा नहीं है कि when I say dual nature of light, that means you start imagining a particle and that particle then going in a wavy manner. That is not a correct visualization of dual nature of light. How do we understand dual nature of light? By the experiments. In certain experiments, इंटरफेरेंस जैसी प्रॉपर्टी लाइट ने शो करी. अब वो इंटरफेरेंस जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ वेव प्रॉपर्टी या वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है. याद है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? यस सर. राइट. देन जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उससे पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन होता है. ठीक है, दैट जो लाइट है, द एनर्जी is made up of small units or packets called as photons. Nobody knows how a photon looks like how a photon looks like किसी ने देखा नहीं है. It's just that it is showing particle properties. In experiments, when we understand its behavior, it is the particle nature which is emerging, and that is why we are saying that light has dual nature. So when I say, or when I repeat de Broglie's hypothesis that moving objects, let me take an example, say a tennis ball, also possesses dual nature. It possesses particle nature as well as wave nature. ठीक है, देन आपके दिमाग में जो इमेज आनी चाहिए शुड नॉट बी अ टेनिस बॉल गोइंग इन अ वेवी मैनर. ये नहीं आना चाहिए कि एक टेनिस बॉल है और वो ऐसे वेवी मैनर में जा रही है, वो इमेज नहीं आनी चाहिए. व्हेन आई से डुअल नेचर, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, दैट व्हेन वी वुड टेक दिस टेनिस बॉल एंड put it in certain experiments, then it should show properties like particles or properties like waves. ठीक है. Now the particle property of tennis ball is something which is very apparent, which is very clear to you in real life. ठीक है. Properties like position, momentum, right, all of these properties which are particle like or particle properties, ये सब आपको काफी evidently, काफी clearly experimentally understood about the tennis ball. Okay, but what about wave properties? Do you have an experiment in which tennis ball would demonstrate wave properties like interference, like diffraction? The answer is no. Okay, so you will be skeptic and you will be like confused by what de Broglie is saying, similar to the scientific community at that point in time, that talking about moving objects, for example a tennis ball having particle nature as a wave nature, is absurd. ठीक है, मेरे सामने से एक ट्रेन जा रही है, राइट, इट्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, सो उसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, राइट. तो ऐसा डी ब्रॉगली ने बोला तो आप बोलोगे कि पागल है क्या. मतलब ऐसा कर, एक एक्सपेरिमेंट करो, एक ट्रेन लेफ्ट से राइट लेके आ और दूसरा ट्रेन राइट से लेफ्ट लेके आ, and then let's see whether they interfere or collide, and then let's
debate on this hypothesis, particle nature or wave nature. And definitely जैसा skepticism आपका है वैसा ही scientific community का था कि ये क्या nonsense statement बोल दिया, ठीक है, that all moving objects possess particle nature and wave nature. So are you all on the same page with me relating the absurdity of this statement? Yes. Do you feel Yes, that sir. discomfort? Good. So अब देखते हैं that what did de Broglie say? What did de Broglie highlight to convince the world? So de Broglie was like that ये जो वेव नेचर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसको de Broglie said let's call it matter wave, ठीक है, this wave nature, this is applicable at all scales. What do I mean by all scale? छोटा स्केल, बड़ा स्केल, सब स्केल पर एप्लीकेबल है. एक एटम के लेवल पर भी एप्लीकेबल है, एक टेनिस बॉल के लेवल पर भी एप्लीकेबल है, एक प्लैनेट के लेवल पर भी एप्लीकेबल है. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल. हाउएवर, ठीक है, यू वोंट सी और यू कांट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व और डिटेक्ट दिस वेव नेचर एट अ लार्जर स्केल. एट अ टेनिस बॉल स्केल या एट अ प्लैनेट स्केल पे नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, बट एक एटॉमिक स्केल पर, ठीक है, सिग्निफिकेंटली स्मॉल स्केल, एटॉमिक सब एटॉमिक स्केल पर, this wave nature would be dominant. This would be something which will be playing an important role. ऐसा डी ब्रॉगली ने बोला. So people were like कि okay, मतलब sounds absurd, still sounds absurd, but ठीक है, what else do you have to say? So de Broglie says that I have done the math. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे सपना आया. It's not something that I dreamt कि ऐसा होता होगा. I did the math, and the math which I did, ठीक है, ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी शेयरिंग दैट मैथ विद यू, ठीक है, उसके पीछे की जो मैथ है वो काफ़ी हाई फंडू मैथ है, नॉट समथिंग विच वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड at our level. So we'll just say that de Broglie did that math, and based on that math he arrived at this hypothesis, and the outcome which came was that he was able to relate the wave nature and the particle nature associated with an object. So he said that this dual nature is related with each other, like the particle nature and the wave nature are related to each other, and that relationship is in the following way, that lambda is inversely proportional to the momentum. lambda क्या represent कर रहा है? lambda is the wavelength of the matter wave, ठीक है, तो ये जो wave nature को signify कर रहा है left hand side, and right hand side में p क्या represent कर रहा है? momentum of the object. This is a particle property, ठीक है, so right hand side is describing the particle nature, and de Broglie said that based on my maths, my analysis, these two are related to each other. In this way, and in fact he went ahead to present the mathematical equation that lambda is equal to h upon p या h upon mv, where what is the meaning of each of these terms? Lambda represents the wavelength of the matter wave, p represents the momentum of the particle, m is the mass of the particle, v is the speed of the particle, and h stands for Planck's constant. ठीक है, इसको रीड कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. What is de Broglie saying? De Broglie is saying that let's say you have an object,
ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड उसकी स्पीड v है, ठीक है, एंड यू डिटेक्ट और यू मेजर ऑल ऑफ दिस यूजिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंटल वे ओनली, है कि नहीं? एक कोई ऑब्जेक्ट है आपके सामने, आपको उसकी प्रॉपर्टीज समझनी है. वन प्रॉपर्टी इज से मास, राइट? तो ये आप कैसे मेजर करते हो? कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल तरीका होगा जिससे मेजर करोगे. उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है से स्पीड, ठीक है. ये भी कैसे मेजर करोगे? ये भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आप यूज करोगे टू मेजर कि अगर ये ऑब्जेक्ट लेट से ट्रैवल कर रहा है इन सम डायरेक्शन, तो वी विल ऑब्जर्व इट that how much distance it is traveling in how much time and then come up with the speed, ठीक है. डायरेक्शन पता होगा तो हम लोग फिर वेलोसिटी के बारे में भी बोल सकते हैं, we will know the velocity, राइट. तो ये सब क्या हो गए? ये हम लोग पार्टिकल एट्रीब्यूट्स समझ रहे हैं, ठीक है. पार्टिकल एट्रीब्यूट्स या पार्टिकल प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स. अब डी ब्रॉगली ने बोला कि लेट्स से इफ यू डिजाइन सर्टेन एक्सपेरिमेंट in which this object, ठीक है, there is some experiment in which this object say behaves like a wave. For example, say if you do a double slit experiment, and वो double slit experiment में कैसा, you start throwing this object through two slits, ठीक है, start throwing this object through two slits and say on the second screen you start observing a pattern, an interference pattern कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर हिट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है. तो उससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज अ वेव नेचर प्रॉपर्टी, ठीक है. तो यू विल से कि instead of thinking an object, instead there if was some wave coming from left to right, it would show interference, and based on that interference pattern that we will observe, we can calculate the wavelength associated with the wave that would be coming. तो डी ब्रॉगली ने बोला अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप कर पाओ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिसमें पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व हो रही है एंड उससे आप मास और वेलोसिटी या मोमेंटम कैलकुलेट कर पाओ, एंड कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर पाओ ऑब्जेक्ट के साथ में जिसमें उसकी वेव नेचर दिख रही हो और उससे आप उसका वेवलेंथ निकाल लो, तो उनके बीच में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा. लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन mv. दिस इज व्हाट डी ब्रॉगली proposed mathematically, ठीक है. Of course, again everything done on paper. So the scientific community is like कि show us the experimental proof, ठीक है, ठीक है. मैथमेटिकली आपने बता दिया ऐसा ऐसा कुछ है, बट show us some experiment in which the tennis ball is showing wave properties. तो डी ब्रॉगली was like कि no no no, ये मैं नहीं कर पाऊंगा. Although my hypothesis is going to applicable to a tennis ball, but I will not be able to experimentally show you because at larger scale the wave nature is very very insignificant. So डी ब्रॉगली ने बोला कि फॉर एग्जाम्पल एक टेनिस बॉल का अगर मैं बात कर रहा हूँ, टिपिकली से 100 ग्राम का टेनिस बॉल है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, अगर उसका स्पीड इतना है, तो अगर मैं उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करूँ बेस्ड अपॉन माई फॉर्मूला, राइट, जो फॉर्मूला डी ब्रॉगली ने डिस्क्राइब करा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो उससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना छोटा आएगा, इस ऑर्डर का आएगा, है कि नहीं? Yes.
सो डी ब्रॉगली ने बोला कि ये इतना छोटा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. जो टेनिस बॉल है उसका खुद का साइज कितना होता है, सेंटीमीटर में होता है लगभग. यस सर. हाँ. तो डी ब्रॉगली ने बोला कि ये टेनिस बॉल पर मैं आपको शो नहीं करके बता सकता एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ये वेवलेंथ इतनी छोटी है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ दैट जो वेव नेचर होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा. मतलब इवन इफ आई ट्राई टू डू सम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक to understand the wave nature of tennis ball, it will be not practical. It will not be something जो मैं practically दिखा पाऊँ कर पाऊँ. But if I go at a small scale, ठीक है, and that is what Dewey Broglie said, कि small scale पर this principle would be significant, because he said that let's say if you think about an electron in an atom, ठीक है, you know its mass, you know its speed, ठीक है. mass ये हमने पहले निकाला हुआ है, रफली 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg के ऑर्डर का रहता है. एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज समथिंग विच इज बोर्ड मॉडल से निकाला था, जो अराउंड 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा था. इसको अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूं, इसका मैं वेवलेंथ निकालने की कोशिश करूं, तो वो किस ऑर्डर का आ रहा है? व्हाट ऑर्डर इज इट कमिंग? सम नैनोमीटर्स के ऑर्डर का. एंड व्हाट इज द टिपिकल साइज ऑफ एटम्स, लाइक वो किस ऑर्डर के रहते हैं? साइज ऑफ एटम्स भी जनरली इसी ऑर्डर का रहता है, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का ही रहता है. तो यहां पर डी ब्रॉगली ने बोला दैट दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज समथिंग which is possibly we can observe. This is a significant wave nature that will be possessed by such small objects. तो अगर हमें ये हाइपोथेसिस प्रूव भी करना है, एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट भी करना है, so we need to do the experiment at this scale, at the small atomic subatomic scale, so as to validate the hypothesis. यहां तक का पार्ट समझ में आया? Any doubt till now? Yes, sir. हाँ बोलो बोलो. When he said that both wave nature and particle nature, did he include interference in wave nature? हाँ, so what he said was that objects will show or do possess both particle nature and wave nature. What does he mean by that? He means that if we are analyzing that object, experimentally studying that objects, then there would be certain experiments in which the object and its behavior would be explained by particle properties like position, momentum, kinetic energy, like all such properties जो कि हम particles के बारे में बात करते हैं, उनसे वो experiment या वो behavior explain हो पाएगा. ठीक है, जैसे light के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, that particle nature was explained through the photoelectric effect experiment. ठीक है, that the concept of photon started to make sense in that experiment. Wave nature नहीं sense बना रहा था. ठीक है, वैसे ही अगर मैं पार्टिकल की वेव नेचर के बारे में बात करूं, ठीक है, सो डी ब्रॉगली ने बोला देन देयर वुड बी सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स इन विच द बिहेवियर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वुड बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या और भी जो वेव रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे वो बिहेवियर एक्सप्लेन हो पाएगा. So my question is, for an electron, if two electrons are well from two different directions are like, what I want to say is कि अभी when will they collide or will they have an interference? Because usually electrons would collide, right? हाँ, so that is something which was the understanding that the scientific community had that point in time. ठीक है, that electrons are particles, so they should
behave like particles. They should show particle like property, and particles when they meet up with each other they actually collide, right? And that is something which was experimentally validated also. ठीक है, experimentally इस चीज को टेस्ट किया गया. But the interesting thing that happened was that it wasn't de Broglie who experimentally tested it. It was actually another group of scientists, ठीक है, some years later, who did an experiment with electron, ठीक है, with electron beam actually, ठीक है, and it was a double slit experiment only, but not something which was the exact double slit experiment. They were actually doing some other experiment, and they accidentally discovered that electrons are showing wave properties. ठीक है, वो experiment क्या था? वो experiment में they threw electron beam, ठीक है, they threw electron beam over crystal, nickel crystal. Crystal क्या होता है? Crystal is a solid in which atoms are arranged in a pattern, है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स को ऐसे निकल क्रिस्टल के ऊपर थ्रो किया गया, एंड व्हेन दोज बीम्स गॉट डिफ्लेक्टेड बाय द एटम्स, ठीक है, देन आफ्टर द डिफ्लेक्शन, व्हेन दे वर observed on a screen, they started to show interference pattern. ठीक है, rather than behaving like particles. ठीक है, पार्टिकल की तरह कैसे आप समझोगे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया, कोलाइड करा, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन आया, कोलाइड करा, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, बट रिफ्लेक्ट करने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है ये कुछ तो इंटरफेरेंस शो करने लग गए. यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हुए फ्रॉम दीज एटम्स, दे स्टार्टेड टू शो इंटरफेरेंस, एंड यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होने लग गया. सिमिलर टू जैसे आप लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नोटिस किया था कि दो सोर्सेस से लाइट जब इमर्ज हुई, ठीक है, दो स्लिट्स मतलब दो सोर्सेस से लाइट जब इमर्ज हुई, तो रादर देन कमिंग आउट एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स and showing two bright spots, it rather showed a pattern which is a wave property, that is a property of interference, and वही चीज ये electrons भी show करने लगे. ठीक है, and it was experimentally validated much later. ठीक है, उस टाइम तक de Broglie was still looked with a lot of skepticism कि you know क्या बकवास बात कर रहे हो, like this does not make any sense. ठीक है, सो वो कहानी अभी एक बार मुझे पूरी करने देना. यहाँ तक का पार्ट समझ में आया जितना मैंने बताया, दैट डी ब्रॉगली का कैसा चल रहा है थॉट प्रोसेस अभी? So, Yes, sir. नाउ so, हाँ the- बोलो. so here you remove the numbers while calculating the wavelength of electron in an atom to make it easier for calculation, right? हाँ हाँ, जस्ट मैं ऑर्डर बताना चाह रहा हूँ किस हाँ. ऑर्डर का है. आई एम नॉट डूइंग द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, आई डोंट नीड दैट राइट नाउ. Yeah. Also, sir, like De Broglie, he said that any moving object possesses both wave and particle properties. So I didn't get it why they didn't accept it, because basically matter or any moving object is made up of atoms only. So if the atoms possess both, then even they should, right? नहीं नहीं, सो अभी डी ब्रॉगली ने ये भी नहीं प्रूव करा ना दैट एटम्स आर पोजेसिंग डुअल नेचर. डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया, हाँ. ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपोथेसिस.
डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स पोजेस डुअल नेचर. However, he said that understand this concept with a caution that when I will talk about this wave nature, okay, it will be something which is significant at a small scale, atomic subatomic scale only. ठीक है, लार्जर स्केल पर जैसे टेनिस बॉल के स्केल पर एप्लीकेबल है, बट द थिंग इज दैट इट विल बी सो insignificant that I would not be able to design an experiment to help you detect it. Yeah, I got it. Thank you. ठीक है, स्मॉल स्केल के लिए डी ब्रॉगली ने बोला दैट यस इट इज सिग्निफिकेंट एंड शुड बी एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेबल. ठीक है, ऑल्दो डी ब्रॉगली हिमसेल्फ वाज नॉट able to design an experiment or create an experiment in which he could prove or show to the world that ये देखो एटम्स भी वेव नेचर शो कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स भी वेव नेचर शो कर रहे हैं. वैसा नहीं था. डी ब्रॉगलीज एंटायर वर्क वाज ऑन पेपर. ही वाज लाइक कि भाई दिस इज द मैथ that is telling me this. No matter how hard it is for you to digest, no matter how hard it is for you to comprehend, but this is what math is suggesting. This is what I believe is the reality. So people were like, nahi, for us, seeing is believing. We don't accept such things which are there on paper just because math had logically concluded something. Like we won't accept it at its face value. So D. Broglie was fine. Let me do some more mathematics for you. Okay? And then D. Broglie was like, let me apply this hypothesis on an electron in hydrogen atom and show something interesting. So what D. Broglie says is that let me try to imagine the atom, and instead of thinking electron as a particle, let me think about electron as a wave. Now, when I have to visualize a wave, तो मेरे दिमाग में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं. एक ऑप्शन रहता है जिसको हम लोग कहते हैं मूविंग वेव्स. मूविंग वेव्स बोलते हैं या फिर ट्रैवलिंग वेव्स बोलते हैं. व्हाट आर दीज ट्रैवलिंग वेव्स? फॉर एग्जाम्पल, ripples in pond, they will be example of moving waves or traveling waves. क्यों? Because the waves would be traveling in a direction. The energy transfer would be happening from one region to another region. It will be propagating. Right? Wave basically क्या है? Wave is transfer of energy. है कि नहीं? So आपने let's say एक stone को ऐसे पानी में throw करा, right? So you presented or you provided some energy, and then that energy or maybe some of that energy got transferred in form of waves, right? तो ये एक टाइप का विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में आया, called as moving waves or traveling waves. There is another way of thinking about waves or visualizing them, that is called as a standing wave or a stationary wave. What do I mean by this visualization? So for example, take a rubber band, ठीक है, and उसके दोनों ends को ऐसे tie कर दो, ठीक है, and then if you plug that rubber band, so it starts to oscillate. ठीक है, यहां पर भी आपने एक वेव क्रिएट कर दिया है. ठीक है, आपने एनर्जी सप्लाई करी, एंड नाउ दैट एनर्जी इज बाउंड इन अ रीजन. इस रीजन को छोड़ के नहीं भाग रही वो एनर्जी.
इस रीजन के अंदर बाउंड है, दैट्स व्हाई दिस वेव इज कॉल्ड एज व्हाट, अ स्टैंडिंग वेव और अ stationary wave. It is bound within a region, it is not leaving this region. So de Broglie said that I want to think about electron as a wave. So what do you propose, which is a better way of starting to think about electrons as waves? Traveling from one region to another region or bound within a region? आपके लिए क्या बेटर चॉइस रहेगा? एंड लेट मी गिव यू अ हिंट. द हिंट इज, क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भागता चला जाता है या फिर न्यूक्लियस के अराउंड ही रहता है? अराउंड ही रहता है। तो फिर कौन सा नेचर, कौन सा टाइप का वेव? Standing Standing. stationary. So a visualization of a standing or a stationary wave is a better one. ठीक है, great. So now notice करना. So, हाँ, so if that energy is bound within a region, then why does the rubber band stop to oscillate? then why can't what? Then why does the rubber band stop to oscillate? नहीं, so वो तो loss of energy हो गया ना. There are practical reasons around it, that rubber band eventually will face resistance from air, या जिस ends पे आपने उसको tie up कर रखा है वहाँ पे friction भी generate होगा. तो वो सब हटा दो. Let's create what the physics does for us, ideal situation. No resistance, no air drag, no nothing. So if I like provide that energy to this rubber band, ठीक है, और ये रबर बैंड क्या करता जा रहा है, मैंने इसको खींचा, इसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करी, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, और वो इंटरप्ले चलता रहता है फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, अज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. Okay, so got it. ठीक है. सो यहाँ पर डी ब्रॉगली ने बोला दैट द वेव नेचर with electron can be called as electron wave and can be best understood as a stationary or standing wave bound within a region around the nucleus. ठीक है. Now how do I describe this? How do I help you visualize this, especially in a simple representation, a two-dimensional representation? ठीक है. How do I talk about this electron wave? ठीक है. So I have this visualization for you. ठीक है, ध्यान से नोटिस करना. लेट मी ओपन दिस लिंक. ठीक है. कैन यू सी दिस ब्लू थिंग? दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज इलेक्ट्रॉन वेव. The entire thing is electron as wave. Don't try to now think about particle nature. ठीक है. When I started this topic, what was the name of this topic? Applying de Broglie's concept to hydrogen atom, thinking electron as a wave. So when I'm thinking electron as a wave, first thing that I want you to do is throw out your imagination of electron as a particle. Stop looking for electron as a particle. Stop looking for a point कि अरे इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, लाइक क्या है. नहीं, एक बार के लिए दैट कंप्लीट विजुअलाइजेशन ऑफ पार्टिकल दिमाग से निकाल दो. दिस इंटायर थिंग इज एन इलेक्ट्रॉन एज अ वेव around the nucleus. Can you see it is bound in a region? Yes. Is it leaving and going somewhere? No, it is just oscillating in a particular region only.
ये विजुअलाइजेशन समझ में आया? So such displacement is like around its mean position, right? हाँ हाँ, जो मैंने ये जिफ को होल्ड करा हुआ है, तो मैंने पॉसिबली ऐसी जगह पे इसको होल्ड कर दिया है सो दैट द डार्क ब्लू लाइन और अ डार्किश ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द मीन पोजीशन, एंड उसके अराउंड ऑसिलेशंस आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं अब। कैन यू सी क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स? Yes, sir. ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन समझ में आया ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। ठीक है, प्लीज, मतलब देयर इज दिस मिसकंसेप्शन व्हिच इज देयर इन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स का माइंड। दे आर लाइक कि व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि ये एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दे इनफैक्ट जस्ट अ मिनट, ठीक है, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि यू नो ये इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे वेवी मैनर में जा रहा है। ठीक है, ऐसा विजुअलाइजेशन नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, ठीक है, दिस ब्लू थिंग इज नॉट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन ऐसे वेवी मैनर में ट्रैवल कर रहा है, नहीं, दैट इज नॉट द motion of electron, that is not the visualization. Please forget about the particle visualization. This entire blue thing is a electron as wave and it is oscillating, मतलब एक currently ये ऐसा है, next instant पर, ठीक है, ये जो crest था वो trough बन जाएगा, जो trough था वो crest बन जाएगा, राइट, इस तरीके से ये रहेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, वो विजुअलाइजेशन समझ में आया आप लोगों को जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ अभी जस्ट? But sir, हाँ बोलो। what gives the electron enough energy to keep oscillating like this? वो तो इंटर कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है, मतलब दैट इज समथिंग, इफ यू आस्क मी देन आई विल टेक एवरीथिंग बैक टू बिग बैंग। Okay. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हाँ बोलो। It works on energy, like you told, potential and kinetic. But as you said, in real life, there is energy loss. So sometime shouldn't it cease? So that is something which is our understanding at a macroscopic scale। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे हम लोग वो चीज़ समझते हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल मैक्रोस्कोपिक स्केल पे वी विल थिंक अबाउट यू नो फ्रिक्शन होगा, राइट, या फिर रेजिस्टेंस होगा, लाइक वो कैसे सोचा हमने, क्यों सोचा, बिकॉज वी थॉट फ्रिक्शन क्यों होता है, एटम्स और एटम्स के बीच के इंटरेक्शन की वजह से, राइट। एयर का रेजिस्टेंस क्यों होता है, ड्रैग क्यों होता है, लाइक एयर के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स लाइक ऑब्जेक्ट को ब्लॉक कर रहे होते हैं उस वजह से। बट इमेजिन द स्केल विच वी आर एट, यू रिमेंबर व्हाट रदरफोर्ड हैड सेड, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अराउंड वास्ट एम्प्टीनेस है, देयर इज नथिंग, देयर इज वैक्यूम। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, नाउ वो पॉजिटिव साइन बेसिकली न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अब नोटिस करना ये जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन बताया, ठीक है, मैं दोबारा वापस लेके जाता हूँ उस विजुअलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, इस विजुअलाइजेशन के बारे में डी ब्रॉगली ने बोला, ठीक है, इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट फंडामेंटली, ठीक है, देन व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट लेट मी गो बैक टू आवर डायग्राम ओनली। ठीक है, यहाँ पर हाउ एम आई इमेजिनिंग दिस इलेक्ट्रॉन एज अ स्टैंडिंग और अ स्टेशनरी वेव। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी रबर बैंड का, शोइंग यू अ स्टेशनरी और अ स्टैंडिंग वेव, कैसा था वो,
ये ऐसे रबर बैंड है और उसको फिर मैंने प्लग कर दिया, राइट? तो ये कैसा, इस तरीके का वेव फॉर्म बनने लग गया, है कि नहीं? If I want it to oscillate in some other way, ठीक है, if I am able to provide it more energy, ठीक है, then this can also be a waveform of a standing wave that gets generated. दो wavelengths as in एक पूरा wavelength कैप्चर हो रहा हो, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बन रहा हो, ठीक है, और भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, दैट बिटवीन दीज टू रीजन्स ये वेव फॉर्म, ये भी एक स्टैंडिंग वेव हो गया ना, है कि नहीं? I am trying to draw different possible standing or a stationary wave in a region. Do we agree to that? That these are the possible ways in which the standing or a stationary wave can be present in a region. है कि नहीं? Yes, sir. So de Broglie said, या de Broglie identified that for this electron wave, ठीक है, to be present around the nucleus, it needs to fulfill a mathematical condition. What is that mathematical condition? The mathematical condition is in the following way. यहाँ पे ये paragraph read करना. For the electron wave to exist in a stable manner, it should be present in such a way that it is complete. What do I mean by this? It means that it does not interfere with itself. What do I mean by this? यहाँ पर जैसा आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ राइट हैंड साइड पर एक स्टेबल अरेंजमेंट है एंड लेफ्ट हैंड साइड पर एक अनस्टेबल अरेंजमेंट है. कैसे? राइट हैंड साइड पर स्टेबल अरेंजमेंट कैसा है आप नोटिस करना. मान लो ये जो वेव मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट से, तो ये एक क्रेस्ट आ गया, ठीक है. कैन यू सी दिस क्रेस्ट? देन देयर इज अ ट्रफ, then there is a crest, then there is a trough, then there is a crest, and then there is a trough. Can you see the trough ending at the same point जहां से मैंने स्टार्ट करा? Yes. Yes, sir. So this is a stable pattern, ठीक है. This can stable or this can oscillate in a stable manner because the wave is complete. It is not interfering with itself. On the left hand side, आप नोटिस करो मैंने जो वेव फॉर्म बनाया है वो अनस्टेबल है. क्यों? क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्रेस्ट फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट, एंड इट इज रैंडमली एंडिंग एट समवेयर, राइट? सो दिस इज नॉट अ स्टेबल अरेंजमेंट बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, द वेव इज गोइंग टू बी इंटरफेयरिंग विद इटसेल्फ एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इसकी स्टेबिलिटी इम्पैक्ट हो जाएगी. इट विल नॉट बी प्रेजेंट इन अ स्टेबल मैनर, ठीक है. स्टेबल कब रह पा रहा है? जैसा हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, स्टेबल जब रह पा रहा है व्हेन इट इज कंप्लीट, राइट? सो इसको मैं कैसे विजुअलाइज करने के लिए कह रहा हूँ आपको, ठीक है. इमेजिन ये जो ब्लैक सर्कमफेरेंस है, उस ब्लैक सर्कमफेरेंस को आप ऐसे इलोंगेट करके यहाँ पे रख दो. कितनी लेंथ का हो गया ये? 2πr लेंथ का, है कि नहीं? If r is the distance जहाँ Yes, पर
ये न्यूक्लियस से प्रेजेंट है, ब्लैक मीन पोजीशन, उसको मैंने खोल के ऐसे इलांगेट करके रख दिया तो उसका लेंथ 2 पाई आर हो गया, ठीक है। एंड इस 2 पाई आर लेंथ के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव स्टेबल कब रह पाएगी? जब वो कंप्लीट हो, ठीक है। कंप्लीट हो मतलब उसके अंदर इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स होनी चाहिए, ठीक है। लाइक जैसे ये एक वेव हो गई, 2 वेव हो गई, 3 वेव हो गई, 4 वेव हो गई, ठीक है। इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स होनी चाहिए, ठीक है। 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स रहनी चाहिए, ठीक है। समथिंग लाइक दिस कि एक वेव, 2 वेव और फिर रैंडमली कहीं पे भी ऐसे एंड हो जाए तो फिर ये स्टेबल नहीं रहा, देन दिस इज नॉट अ stable arrangement or this is not a stable manner in which this electron wave would be present around the nucleus, ठीक है। सो ये कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव अराउंड द न्यूक्लियस समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल कंडीशन क्या आ रहा? दैट द circumference 2 pi r, ठीक है, where r is what? R is the location of the mean position of the electron wave from the nucleus, ठीक है। that circumference should contain an integral number of waves, ठीक है। if lambda is the wavelength then it should possess integral number of wavelengths. N would represent the number of electron waves. It can be values, the allowed values can be 1, 2, 3 and so on so forth. यहां तक का पार्ट समझ में आया आपको? Sir, can I just confirm one thing? Can you what? Confirm one thing. हाँ हाँ बोलो ना, बिल्कुल। So in the second diagram of the electron, what you've made, in that there are 3 waves, right? Correct, correct. Okay, yeah, got it. हाँ, आपको ये डायग्राम चेंज करना है, if you want to draw another diagram with 4 waves, be my guest, not a problem. आप ये ऐसा अच्छा सर्कल बनाना एंड देन ये एक क्रेस्ट एक ट्रफ, ठीक है, ये एक वेव हो गया, हाँ फिर सर, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, दूसरा वेव हो गया, फिर एक क्रेस्ट एक ट्रफ, तीसरा वेव, चौथा वेव एंड पांचवा वेव, ठीक है। Yeah. बट कंप्लीट वेव्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी द कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रॉन वेव टू बी प्रेजेंट इन अ स्टेबल मैनर अराउंड द न्यूक्लियस। ये समझ में आया? हाँ 2 pi r is equal to n lambda, यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। where r represents what? The location of the mean position of the electron wave from the nucleus, ठीक है। lambda represents the wavelength of the electron wave and n represents the number of waves, ठीक है। or you can say the number of wavelengths that are present in that circumference, and it can be only an integer value, a natural number, 1, 2, 3, 4, so on so forth. That is the condition for the electron wave to be present in a stable manner. Now अब यहाँ पर देखना, डी ब्रॉगली ने बोला अगर आपको ये चीज समझ में आई है, ठीक है, then put lambda as h upon mv in this relationship, ठीक है। put lambda, ठीक है। ये डी ब्रॉगली ने कैसा बोला? दिस इज ऑल वेव नेचर, ठीक है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, ठीक है। हम लोग इस कंडीशन पे अराइव करें and then he said that this wave nature is related to particle nature by this formula, lambda is equal to h upon mv. So if I put that formula over there, okay, if I put that formula over there, do you see a relationship like this?
Have you seen this relationship before? Yes, sir. कहाँ पर देखा था? Angular momentum. Angular momentum. बोर्स मॉडल में आपने देखा था ये? एंड बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या माना था? पार्टिकल माना था या वेव माना? Particle. राइट. सो बोर्स मॉडल यहाँ पे नोटिस करना, व्हाट वी आर नाउ एक्चुअली सीइंग इज दैट बोर्स मॉडल which considered electron as a wave, oh sorry electron as a particle. ठीक है, बोर्स मॉडल which considered electron as a particle, it arrived at a relationship, an important relationship, which was mvr is equal to nh upon 2 pi, the quantization of angular momentum. And de Broglie came up with the same result, but not by thinking about electron as a particle, but about thinking electron as a wave, and how that electron wave can exist in a stable manner around the nucleus. ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना, वापस से मैं डिटेल में एलैबोरेट करूंगा. ठीक है, बोर्स मॉडल पे पहले वापस से एलैबोरेट कर देते हैं. बोर्स मॉडल ने क्या बोला? थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल. बोर्स मॉडल ने बोला थिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, एंड बोला दैट दिस इलेक्ट्रॉन can exist around the nucleus, not just randomly anywhere, but only at certain locations. He called them as orbits. Only at certain locations or allowed orbits where the angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. mvr is equal to either 1 times h upon 2 pi. Okay, then that 1 would mean that the electron is in first orbit, or mvr is equal to 2 times h upon 2 pi. That means the electron will be in the second orbit. Okay, that n represents the orbit number. Or mvr is equal to 3h upon 2 pi. That means the electron would be in the third orbit. These are the allowed locations or allowed orbits in which the electron can be present if we think of electron as a particle. ठीक है, डी ब्रॉगली ने बोला that I want to think about electron as a wave, not as a particle. Forget particle nature, forget electron as a dot, rather think of electron as a wave. What do I think of now? Electron, I would think of electron as a standing or a stationary wave bound around the nucleus. Now de Broglie says that that also has constraints. It is not that electron can be randomly present, the electron wave can be randomly present anywhere. The electron wave can be present around the nucleus in certain locations where the wave is complete. So for example, around the nucleus, it can be present where there is just one wave. Can you see a crest and a trough? ठीक है, मैं इसको अगर खोल के रख दूं तो ये आपको कैसा दिखेगा? लाइक इस ब्लू को अगर मैं खोल के रख दूं ऐसे, तो ये रेड वाला उस पर कैसा दिख रहा है? एक क्रेस्ट है और एक ट्रफ है. दिख रहा है ये? कैन यू सी दिस? इफ आई ओपन अप दिस ब्लू, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, और इट कैन बी प्रेजेंट इन अ वे where there are two waves. Can you see यहाँ पर ये एक क्रेस्ट है, फिर ये एक ट्रफ है, फिर ये एक क्रेस्ट है, फिर ये एक ट्रफ है. ठीक है, so it can be present around the nucleus in a way that there are two waves that are present but complete, or it can be present around the nucleus in a way that three waves are present. ठीक है, जैसे इसका विजुअलाइजेशन वापस से मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज द विजुअलाइजेशन. ठीक है, जहां पर यू कैन सी द वेव ऑसिलेटिंग ऑल्सो. ठीक है, दैट एंटायर थिंग, ठीक है, ये जो एंटायर ब्लू थिंग है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज द वेव दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. कैन यू सी वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ?
and that is oscillating in the leftmost diagram. In the middle diagram, can you see two crests and two troughs? Two waves oscillating. Can you see three waves in the third diagram? ये आप नोटिस कर पा रहे हो? यहाँ पे आप काउंटिंग करो ना, जैसे ये एक क्रेस्ट, फिर ये एक ट्रफ, ठीक है, तो ये एक वेव हो गया, फिर अगला क्रेस्ट एंड ट्रफ दूसरा वेव, देन क्रेस्ट एंड ट्रफ तीसरा वेव. आर यू एबल टू सी दिस? Yes. Are you able to understand this? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है विजुअलाइजेशन? Yes. sir. So this is the visualization which de Broglie has created, that electron can also be thought of as a wave bound around the nucleus with a condition for it to be existing in a stable manner, that it cannot be randomly present anywhere. It has to follow this equation where n is important for you to understand. N represents the number of waves that will be present as well as the allowed orbit number, you can say. Okay, so nucleus ke around, if you have just one wave, it will be present in a location and we'll call that location as first orbit. If there are two waves that are present, okay, two wavelengths that are present at a location from the nucleus, we'll call that location as the second orbit, and so on and so forth. So ये de Broglie's visualization of atom समझ में आ रहा है? So you have de Broglie applying his hypothesis on an electron in hydrogen atom, making you think the wave nature of the electron. Okay, based on this, let's say if I ask you this question, what will be your answer? राइट, 3 समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एक ही वेव प्रेजेंट है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ. सेकेंड ऑर्बिट में है तो दो वेव लेंथ्स प्रेजेंट है, ठीक है. Is this clear? 2 pi r is equal to n lambda में that n represents the orbit number as well as the number of waves that would be present. अच्छा चलो ये समझ में आ गया है तो can you answer me a question something like this? So over here, like we know that number of waves is orbit number, but if we do like 2 pi r upon lambda, then we get the same answer. If you do what? 2 pi r upon lambda. हाँ मतलब But so what will be lambda be over here? वही मैं आपको करवा रहा हूँ ना. एक और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. Okay, sir.
नहीं खुश, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। हाँ, दर्शन हर्ष नहीं, आपका करेक्ट नहीं है। हर्ष सनाप आपका करेक्ट है। सनाप है कि सनप है, क्या बोलूं मैं? व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? लाइक द सेकंड आ शुड बी pronounced or is it like अंदर ही रह गया? सनप, सनप सही है। अच्छा, सो कैसा रहेगा? यहाँ पर आपने थर्ड ऑर्बिट पर ये रिलेशनशिप अप्लाई करना शुरू करा। ठीक है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, ये 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा में यू मस्ट रियलाइज जो फॉर्मूला में आर है वो रेडियस जो है वो उसी ऑर्बिट का होगा जिस ऑर्बिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन दैट ऑर्बिट वुड बी इन दैट फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आपने सीखा ना 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसमें n represents the number of waves as well as orbit number. R would represent the radius of that orbit and lambda would represent the wavelength of the electron wave in that orbit, right? तो यहाँ पर अब मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं, नोटिस करूं, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, एंड देन पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव इन द थर्ड ऑर्बिट। तो अब मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अगर x है तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? मैं 9x लिख सकता हूँ। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आर यू कंफर्टेबल विद दिस पार्ट? Yes, sir. Now if I look at the relationship for calculating the wavelength, it will be 2 pi r is equal to 3 lambda. अब मुझे यहाँ पर r जो है वो थर्ड ऑर्बिट का ही लिखना है ना, दैट इज 9x, एंड यहाँ से जो मैं लैम्डा निकालूंगा वो मेरा आ जाएगा 6 pi x. So that will be the wavelength of the electron wave in the third orbit. ये समझ में आया? सर हाँ बोलो बोलो। तो सर 9x कैसे आया? थर्ड ऑर्बिट में तो 3x है। नहीं नहीं, रेडियस तो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है ना। बोर्स मॉडल में आपने क्या सीखा था? रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस x है, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 9x होगा। ठीक है, now even after doing all of this, ठीक है, even after de Broglie applying his concept, ठीक है, applying his concept of dual nature to electrons in hydrogen atom and then coming up with the result which Niels Bohr came up with the particle nature, still the de Broglie's hypothesis at that point in time was not accepted by the scientific community. They were like, nahi, it still could be a back calculation. We don't appreciate it. We don't like the thought of dual nature of matter. ठीक है, and that was the problem which de Broglie faced. However, जैसे मैंने आपको बताया that some years later
ठीक है, आई थिंक जैसे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस कुछ 1915 के अराउंड आया था, सो 1920s में कहीं पर 1922 या 23 में कहीं पर there were these two scientists, Davison and Germer, who experimentally validated de Broglie's hypothesis, and it was an accident. It was not something that they had designed deliberately. It was just an accident that उन्होंने वो जो निकल क्रिस्टल है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम थ्रो करी, and upon throwing that electron beam, the electrons showed an interference pattern. So it was like electrons possessing वेव नेचर. ठीक है, सो इनफैक्ट आज की तारीख में अगर आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करोगे with electrons, so let's say you have a source of electrons, ठीक है, and you might think कि that electron is throwing, that source is throwing electrons, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्लिट से निकल के यहाँ पे कोलाइड करेंगे एंड दूसरे स्लिट से निकल के यहाँ पे कोलाइड करेंगे एंड स्क्रीन 2 पे आपको जस्ट 2 स्पॉट्स मिलेंगे. वैसा नहीं ऑब्जर्व होता. रादर आफ्टर पासिंग थ्रू दीज स्लिट्स द इलेक्ट्रॉन्स interfere, and on the second screen we actually see a pattern. ठीक है, some electrons hit at this location, some hit at this location, some hit at this location. ठीक है, बीच बीच में there are locations जहाँ पे electrons नहीं आते हैं. So this is the interference pattern which is a wave property that electrons are also exhibiting. ये समझ में आया? ठीक है, सो दिस वाज समथिंग जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के ऊपर डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस अप्लाई करके दिखाया. अदरवाइज इन जनरल भी आप डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इन जनरल फॉर एनी ऑब्जेक्ट यू कैन अप्लाई डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. किस तरीके से रिलेशनशिप रहेगा? द वेवलेंथ ऑफ द वेव नेचर शोड बाय दैट ऑब्जेक्ट लैम्डा would be equal to h upon p या h upon mv या फिर h upon root 2m ke. ठीक है, mv को मैं से root 2m ke लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. और अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, तो उसके लिए we already know one result that delta k is equal to mod qv. ये रिजल्ट याद है, हमने पहले पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे उस टाइम के अराउंड. तो अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट को मैं किसी v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कर दूं, इनिशियली वो रेस्ट पे हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? मॉड qv. याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यस सर. सो मैं ये काइनेटिक एनर्जी को मॉड qv यहाँ पे पुट कर सकता हूँ. तो मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा दैट लैम्डा डी ब्रॉगली ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ए जनरल ऑब्जेक्ट, इज h upon root 2m ke. और मान लो अगर वो चार्ज ऑब्जेक्ट है which was at rest and accelerated through v potential difference, so I can also write it equal to h upon root 2m mod qv. ये भी मैं लिख सकता हूँ. चलेगा यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें एक और सिंप्लीफिकेशन मैं आपके लिए जोड़ रहा हूँ. ठीक है, दैट सिंप्लीफिकेशन वुड बी दैट इफ इट वाज एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये सब तो जनरल ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस करा, ये जनरल चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस करा. सो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मुझे मास का वैल्यू पता है, चार्ज का वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है. तो वो सब मैं अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ और सिंप्लीफाई कर दूँ मेरे फॉर्मूला को, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दो स्टेप्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, बट अगर मैं ये एम क्यू एच ये सब डाल के यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूँ, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मेरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन जाता है, जो कि मैं आपसे इंसिस्ट करूँगा याद रखने के लिए, दैट लैम्डा डी ब्रॉगली इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू रूट 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन ईवी. ठीक है, या फिर अगर उसको रेस्ट से v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करा होगा, तो वो v पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पुट कर सकते हो. ये फॉर्मूला याद रखोगे? इज दिस फॉर्मूला क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? ये एच एम क्यू को सब्स्टिट्यूट करने से आ रहा है. ठीक है, वो कर नहीं रहा हूँ मैं आपके सामने, उसमें यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन भी करना पड़ेगा, लाइक जूल्स को ईवी में और मीटर को एंगस्ट्रॉम में, वो सब इंटर कन्वर्जन भी करने पड़ेंगे, बट फिर ये रिजल्ट आ जाता है.
For here, what is K? Is it like change or? नहीं, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी. Okay, ठीक है, sir. तो चेंज को मैंने एक्चुअल से क्यों इक्वेट कर दिया, क्योंकि इनिशियल जीरो था, है ना. एक्सेलरेटेड फ्रॉम Okay. रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v volts. Yes, yes. Okay. ठीक है. So quickly, as a one last question before we close today's session, I just want you to apply this in the following photoelectric effect experiment का data. ठीक है, यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग सिंपली, अगर मैं आपसे पूछूंगा, फोटोन का वेवलेंथ दे दूंगा, वर्क फंक्शन पूछूंगा, एंड आपसे के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछूंगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो आप बता दोगे. Just the additional thing that I am asking you in this question right now is not the Ke max, but the de Broglie wavelength of that electron, fastest electron ejected. ठीक है, फटाफट बताओ क्या आंसर रहेगा. Wonderful. You just need to do the calculation of Ke max. EV की यूनिट्स में एकदम इजीली हो जाएगा. 5 GeV आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, आप उसको फॉर्मूला में पुट कर दो, √30 एंगस्ट्रॉम विल बी योर आंसर. इज दिस क्लियर? यस सर. ठीक है, सो न्यूमेरिकल पार्ट डी ब्रॉगलीज इक्वेशन का काफी इजी है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है विच यू नीड टू अप्लाई. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इजी, इट विल बी अ केक वॉक. इट इज जस्ट दैट इस कॉन्सेप्ट को हल्के में नहीं लेना होता है. ठीक है, दैट इज व्हाई आई स्पेंड द एंटायर लेक्चर in helping you understand this aspect, which is something which is a radical change. ठीक है, this is not something which any logical person would accept in the first go. कि आप कह रहे हो कि मेरे सामने जो ट्रेन जा रही है उसका डुअल नेचर है, उसका वेव नेचर भी है, मतलब चलो पागल खाने या बॉम्बे पुणे के बीच में है एक, आपको वहाँ पे भर्ती कराते हैं. ठीक है, सो द आंसर इज एक्चुअली इट इज समथिंग वेरी नॉन इंट्यूटिव बट अ रियलिटी. ठीक है, एंड इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एट अ लार्ज स्केल. टेनिस बॉल स्केल पर या ट्रेन के स्केल पर एप्लीकेबल नहीं है आप लोगों के लिए. दैट विल एज एन एप्लीकेबल है बट सिग्निफिकेंट नहीं है. इट विल ओनली मेक सेंस एट अ स्मॉल स्केल, and that is something which is a very new way of now thinking about atom and electron inside atom. ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? Sure. हाँ, बोलो बोलो. So as we said in the dual nature of light, that it does not show both at the same time. So an electron, when it is not under any experiment or anything, so we visualized the Bohr's and this one. So which one would it be? अब मैं कैसे बताऊं, जब आपने मुझे मना ही कर दिया कि हम लोग उसको ऑब्जर्व ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो हाउ डू आई टेल अबाउट समथिंग विदाउट ऑब्जर्विंग? ऑब्जर्व नहीं, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो कि एक एटम को या एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे बिलीव करते हैं. हमने देखा तो नहीं है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फॉर अस एट अ ट्रिवियल लेवल सीइंग इज बिलीविंग, राइट? सो अपनी आंखों से तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, बट डज दैट मीन आई से दैट इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता ही नहीं है? नहीं ना. हम लोगों ने कैसे समझा कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ होता है? We did certain experiments and what we found out was that there are certain experiments, there are certain ways in which we can observe this electron indirectly. We can observe certain changes, certain phenomena happening that would be caused by this electron only, right? Yes. अब वो जो experiments हमने देखे, वो जो phenomena हमने देखे, उसमें now what we understand is that in some experiments it is the particle nature which is explaining that phenomena.
whereas in certain experiments it is the wave nature which is explaining that phenomena, and hence the statement that electrons possess dual nature, or objects at that small scale possess dual nature, because if we try to establish their existence through certain experiments, through certain observable phenomena, what we are finding is that in some cases they are showing particle nature, in some cases they are showing wave nature. Okay, so yes, we can only see that ion experiment, nothing else. Okay, sir. Thank you. Okay. Sure. Sir, Bolo, sir, just the way this formula is applicable for force models, so does that mean de Broglie's postulates or the theory is also applicable to a single electron system? हाँ, अभी के लिए मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ही डिस्कशन कर रहा हूँ. We are keeping things simple. ठीक है. A lot of discussion that we will be doing at our syllabus level will be at a single electron system level. Although how they get applied at a multi-electron system level is a matter of much more detail and much more math. ठीक है. हम लोग अप्लाई करेंगे, बट सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पर, एक रिजल्ट लेवल पर. ठीक है. All right. Any other question? Yes, sir. So we've already done this, but I can't just remember. So in atomic spectrum, why is it as in not proved by wave theory, or how can it prove wave theory wrong? So atomic spectrum में भी कैसा था, that if we think from the wave theory perspective, ठीक है, then the radiations that would be coming out of an atom should have been continuous, in the sense they should have been of different frequency or different wavelengths, but continuous, because according to that wave theory, energy is not quantized, energy is continuous. Yeah. So let's say we had a sample of hydrogen atoms, ठीक है, and we provided energy to them, ठीक है, we provided energy to them, say by heating them up, ठीक है, we provided energy by say heating them up, and now some of that energy is getting emitted in form of radiations. Then according to the wave theory, what should be happening is that the radiations should be continuous form of energy. Okay, they should be. Yes, I got it. Basically, the black lines in between should not be there in the absorption spectrum. हाँ, and not just black lines. मतलब in fact, what was found was कि every time we do the experiment, it does the same black lines, the same wavelengths are coming. So the wave theory was like कि ये क्या nonsense है? Like, why is it that this particular wavelength of radiation is not something that we are seeing? Because there is no other explanation that should be there, because from wave theory perspective, there is no such concept of quantized energy. ठीक है? Yes, sir. All right. Sir. हाँ, बोलो बोलो. Sir, in Bohr's model, the electron would still stay in orbit because the centrifugal force and the electrostatic force balanced out, right? हाँ. So in this case, what is there? Because electrostatic force will still be there as electron is negatively charged. But what about the centrifugal force to keep it in the same fixed distance r? नहीं. So यहाँ पर the understanding is from a very different perspective. We are not thinking, when we are thinking about the de Broglie's hypothesis and applying that to hydrogen atom, we are thinking about electron as a wave, right? What does that mean? That it is a form of energy present around the nucleus, ठीक है, and that is present in a stable manner.
ठीक है, डोंट ट्राई टू फोर्स फिट कि यू नो अब मुझे, जब मैंने वेव नेचर समझ लिया है तो इस वेव नेचर में मैं ढूंढने बैठ रहा हूँ कि अच्छा पार्टिकल कहाँ पर है, where is the electron. This entire thing is the electron. This entire thing is the electron as a wave. What are waves? What are their properties? They have wavelength, they have frequency, right? They are in essence energy. ठीक है, that energy can be transferred from one region to another region. That will be a traveling wave, or it is bound within a region, and as we are seeing that this is a standing or a stationary wave. That's it. Sir, my doubt was that we take it as at a fixed distance r, the mean position of the wave. Correct. So there will be attraction between the nucleus and the whole wave, right? Because positive and negatively charged. So that is again when you are putting that perspective. ठीक है, आप पार्टिकल नेचर के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर रहे हो ना, दैट इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, राइट? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दैट वी आर थिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ वेव. ठीक है, मास, चार्ज, राइट, दीज आर पार्टिकल प्रॉपर्टीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, अगर हम पार्टिकल नेचर से, पार्टिकल पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, ठीक है, अभी मैं किसी पार्टिकल की वेवलेंथ के बारे में थोड़ा ना बोलता हूं. मतलब आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाएगा ना, मैं अगर आपको बोलूंगा कि यार ये पार्टिकल का वेवलेंथ कैसा रहेगा, यू विल बी लाइक कि यार ये कैसी बात कर रहे हो, पार्टिकल का क्या वेवलेंथ होता है? पार्टिकल का डायमेंशंस होते हैं, लाइक यू कैन आस्क मी व्हाट इज इट्स लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, साइज, हाइट, ये सब पूछ सकते हो आप मुझसे, बट वेवलेंथ क्या बोल रहे हो पार्टिकल का? सो देयर इज दिस डिस्कम्फर्ट व्हेन यू स्टार्ट merging those concepts from a visualization perspective. इसीलिए मैं आपसे इंसिस्ट कर रहा था कि जब मैं वेव नेचर के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर, यू मस्ट फॉरगेट अबाउट द पार्टिकल विजुअलाइजेशन. ठीक है, इसीलिए तो ये इतना कंफर्टेबल नहीं था साइंटिस्ट के लिए उस टाइम पे एक्सेप्ट करना. मतलब दे वर लाइक कि भाई तुम, डी ब्रॉगली faced a lot of skepticism, like his paper, his work was something which was laughed upon कि ये क्या nonsense है. And imagine, मतलब you have nothing at stake. उस time की scientific community, they spend their entire lives into developing what we call as classical science, classical physics, classical mechanics, and then something like this starts to happen. A new way of thinking starts to emerge, which says that you know, आप जो पहले सोच रहे थे पार्टिकल नेचर वाला, वो हाफ ही स्टोरी है, बची हाफ स्टोरी तो एक्चुअली वेव नेचर से भी समझ में आएगी. तो व्हाट यू हैव डन एंड डेडिकेटेड इज merely half the reality, and that was the discomfort which I am sure that you are also experiencing right now, in the sense that ये कैसी बात हो रही है, मतलब पार्टिकल नेचर, वेव नेचर. And when you try to in fact do this intermixing, when you try to put them together in a visual together, then you will feel even more discomfort कि यार ये आ ही नहीं रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कैसा विजुअलाइजेशन है. ठीक है, so that is the start of quantum mechanics. Things become weird, and especially weird from the perspective of visualization. Things at small scale aren't how exactly things behave at a larger scale. ठीक है? Yes, sir. Thank you. Sir, हाँ, बोलो. sir, actually I had a doubt from a note which you had given on 5th June. Could you please open the notes? हाँ हाँ, बोलो बोलो. 5th June, हाँ. So you had given a note that in an atom, an electron would only absorb those photons whose frequency and wavelength corresponds to the energy
energy gap. Correct. Yes, sir. So I had a doubt in this, that if a photon comes with energy 12 electron volts, not 12.09, so will it excite that electron or would it go uninteracted? No interaction. Right now, there is simply no interaction. So even if there's a very small difference. It needs to be exactly the same or like very, very close to it. Okay, so 12.0 won't work. No. Okay, sir. Thank you. All right. Any other question? ठीक है, तो ये आज का यहाँ पर डिस्कशन हम लोग होल्ड पे रखते हैं. थोड़े बहुत और न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी इनमें. ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल्स रहेंगे, आप आसानी से कर लोगे. बट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग आउटकम्स दैट केम ड्यूरिंग दैट टाइम. एक तो ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस है और दूसरा एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. ठीक है, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय. Thank you.